नमस्कार मित्रों, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, हिंदी अनिवार्य के साथ साथ हिंदी साहित्य के कुछ खास मॉडल प्रश्न पत्रों पर हम चर्चा करेंगे। तो आज अपना पहला मॉडल प्रश्न पत्र है। हालांकि यहाँ पर आपको 2 दिखाया जा रहा है, लेकिन ये प्रथम है हल करने वाला। पहला पूरा हल किया हुआ होता है बोर्ड की तरफ से या जो भी जारी करते हैं उनके द्वारा। तो इस मॉडल प्रश्न पत्र के हिंदी साहित्य में हम विशेष खास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने साथियों तक इसको पहुंचाएं, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। कमेंट करके अपनी राय भी ज़रूर दें, लाइक करें अधिक से अधिक। तो यहाँ पर जो सामान्य निर्देश है परीक्षार्थियों के लिए वो है, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं, अंक सामने लिखे हुए हैं और आंतरिक खंड है तो उनका उत्तर एक जगह लिखे। ये आप जो है वो विशेष तौर से इसका ध्यान रखें। अब हम शुरू करते हैं आगे। यहाँ पर सबसे पहले आपके अपठित गद्यांश आएगा विद्यार्थियों। इस अपठित गद्यांश में आपके 6+1 जो है वो नंबर दिए हुए। 6 × 1 का मतलब है कि 6 अंक है, प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक है। तो बहुत ही एक अच्छा देशभक्ति का गद्यांश है। किसी देशभक्त कवि का उद्घोष है, हृदय नहीं वे पत्र है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इसको आप पूरा पढ़ लें। हम सीधे प्रश्नों पर आते हैं। पहला प्रश्न है कि उपयुक्त गद्यांश का समुचित शीर्षक हो सकता है, तो है स्वदेश प्रेम का महत्व। उसके बाद में देखो, हृदय नहीं वे पत्र है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, किसका उद्घोष है? एक देशभक्त कवि का है। तो इस प्रकार से आप ऐसे इन छोटे छोटे प्रश्नों की तैयारी करें। स्वदेश प्रेम को कैसा भाव बताया गया? तो पवित्र, शुद्ध। देश प्रेम मनुष्य का कौन सा कर्तव्य है? प्राथमिक। देशभक्ति के लिए कौन सा भाव महत्वपूर्ण है? तो समर्पण भाव होना चाहिए। इसके अलावा देखो, मनुष्य किसके ऋण से ऋण नहीं हो सकता? जननी और जन्मभूमि, यानी माँ और जन्मभूमि से कभी वो मुक्त नहीं हो सकता। और ऋण का मतलब मुक्त होना। उसके बाद में देखो विद्यार्थियों, आगे और चर्चा करते हैं हम। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अपठित काव्यांश यानी पद्यांश को हल कीजिए। ये भी 6 × 1 यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है। भर रही कोकिला उदर तान, मारू बाजे पर उदर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो बसंत। तो वीरों का कभी बसंत नहीं हो सकता। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर देखो इस प्रकार इस काव्यांश का जो पहला प्रश्न है कि उचित शीर्षक क्या होगा? तो उचित शीर्षक जो है वो वीरों का बसंत, ये आपको करना है। उसके बाद में देखो, प्रस्तुत कविता में किस ऋतु का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पर जो है कोकिल और ऐसी पंक्तियाँ लिखी है, इसका अर्थ है कि बसंत ऋतु है। मारू बाजे पर उधर गान से तात्पर्य है रणभेरी, यानी युद्ध की भेरी नगाड़े। तो इस प्रकार इसको ऐसे आपको हल करना है। भर रही कोकिला उधर तान में कोकिला का अर्थ हम सब जानते ही हैं, कोयल होती है जो मधुर और मीठी आवाज़ में अपनी ध्वनि प्रस्तुत करती है बसंत ऋतु में। और कहते भी हैं काक काक पिक पिक, दोनों का पता भी बसंत में ही चलता है। वीरों के सम्मुख कैसी समस्या है? तो यहाँ पर परिणय युद्ध की समस्या है, प्रेम युद्ध। एक तरफ प्रेम है, दूसरी तरफ असल का युद्ध। कृपाण का अर्थ क्या है विद्यार्थियों? तो यहाँ पर कृपाण का अर्थ जो है वो तलवार नहीं है, कटार है, छुरी भी नहीं है, कुल्हाड़ी भी नहीं है। तो इस प्रकार ये दोनों कंप्लीट हो। अब दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर विद्यार्थियों आपके चित्त में तुरंत व्याप्त होने वाली रचना, यानी जैसा पढ़ा वैसा तुरंत अर्थ समझ में आ जाए, तो प्रसाद गुण कहते हैं। गुण 3 प्रकार के होते हैं, प्रसाद, ओज और माधुरी। काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं विद्यार्थियों, 3: शब्द दोष, अर्थ दोष और वाक्य दोष। शॉर्ट अधोवे का उल्टा होता है 13-11, इसमें 11-13, 24 मात्रा होती है कुछ। कुल अर्ध छंद होता है ये। कोशकारों ने छंद को पद्य का पर्यायवाची बताया। तो छंद का प्रयोग भी
पद्य में ही होता है विद्यार्थियों, इसलिए आप इसका ध्यान रखें। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। बहुत ही आसान परिभाषा। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, शब्दार्थ और उभय अलंकार। अमूर्त भावों का मूर्तिकरण करने पर क्या होता है, यानी कि मूर्त चीज़ों को जो अमूर्त जो है उसको मूर्त बना देना, मानवीकरण, यानी कि मानव करना, मानव जैसी क्रियाकलाप करते हुए दिखाया जाता है निर्जीव वस्तुओं, जड़ वस्तुओं को, तो उसे मानवीकरण अलंकार कहते हैं। इस प्रकार ये प्रश्न। आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों। यहाँ पर अति लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। 12 प्रश्न है और 12 नंबर के आएंगे आपके। 80 अंक का पेपर, 3.25 घंटे का टाइम। तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार से युक्त कोई एक उदाहरण देखिए। तो आप अनुप्रास अलंकार का उदाहरण संसार सागर है, या जो है वो और भी है उदाहरण, भगवान भक्तों की बुरी भीति भगाइए, या तरणी तनुजा तट तमाल बरबर छई, बहुत सारे उदाहरण ये इसमें भी दिए हुए हैं। तो इस प्रकार इनको भारत भूमि है ये, जहाँ ये कहने करते हैं कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क ख ग ये वर्ण है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। तो ये जो उदाहरण है वो बहुत अच्छा उदाहरण है, और ये विभावना अलंकार का उदाहरण है कि जिसमें बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो रहा है। तो विभावना अलंकार, विभावना अलंकार ये आप ध्यान रखें। जनसंचार के माध्यम सबसे पुराना प्रिंट माध्यम है, यानी प्रिंट माध्यम का सबसे पुराना माध्यम माना जाता है। विशेष रिपोर्ट किन्हीं 2 तथ्यों, तो विशेषता लिखिए। तो सबसे पहली विशेषता आप कर दो, तथ्यों का संकलन करना, विश्लेषण करना, ये 2 विशेषता। साक्षात्कार किसे कहते हैं, तो साक्षात्कार या इंटरव्यू जो है, जब 2 व्यक्ति किसी खास मकसद से या किसी उद्देश्य से लेकर के आमने सामने बातचीत करते हैं तो उसे साक्षात्कार कहते हैं। सत्य हरिश्चंद्र, भारतेंद्र हरिश्चंद्र क्या है, तो सत्य हरिश्चंद्र इनका नाटक है, भारतेंद्र जी का, भारतेंद्र हरिश्चंद्र लेखक है, कवि है, रचनाकार है, नाटककार है। ढेले चुन लो से क्या तात्पर्य है, ढेलों के आधार पर पत्नी का चयन करना, ये इसका तात्पर्य विद्यार्थियों। देवसेना का गीत कविता में किस भाव को प्रमुखता दी गई, तो निराशा और वेदना, क्योंकि देवसेना का संपूर्ण परिवार वीर गति को प्राप्त हो गया था, इसलिए हुणों के आक्रमण में। सरोज स्मृति कविता किस पर आधारित है, तो 1935 में लिखा गया हिंदी का प्रसिद्ध गीत, और इसमें निराला की पुत्री सरोज पर आधारित है, सरोज के जीवन पर आधारित है, दिवंगत पुत्री के जीवन पर। कविता क्या है, तो कविता जो है एक मूल संवेदना है, एक मूल भाव है, हृदय का एक भाव है, एक रागात्मक प्रवृत्ति का भाव है, ये कविता है। नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा क्यों दी गई है, क्योंकि नाटक पूर्ण तभी होता है जब उसका मंच पर मंचन किया जाता है, अभिनय किया जाता है, इसलिए उसको दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये देखा जाता है, घटित होता मंच पर। कहानी क्या है, तो क्रमबद्ध विवरण या ब्यौरा जिसमें उद्देश्य भी हो, घटनाक्रम हो, पात्र हो, चरित्र हो, चित्रण हो, कथा कथोपकथन हो और वातावरण हो, उसे कहानी कहते हैं। किसी घटना का क्रमवार सिलसिलेवार विवरण या ब्यौरा कहानी है। भाषा उद्देश्य सब होने चाहिए। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इसमें। अब आते हैं विद्यार्थियों खंड बे में। 4 से 15 तक प्रश्न है और सब सीमा 40 है। 2 अंक का प्रत्येक प्रश्न है। पत्रकारी लेखन में किस तरीके की भाषा, सहज, सरल और समझ में आने वाली भाषा का उपयोग करना चाहिए, जो आसानी से हम समझ सकते हैं, ऐसी भाषा का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार ही इसका उत्तर लिखना है आपको। फीचर में किन घटनाओं को शामिल किया जाता है, ऐसी रुचिपरक घटना जो जीवन से जुड़ी हो, उस घटना को फीचर में शामिल किया जाता है विद्यार्थियों। चौधरी बद्रीनारायण प्रेम घन की पहली झलक किस प्रकार देखी, तो पहली झलक उनकी कंधे पर बाल लटकाए हुए थे और बाल फैले हुए थे और खंबे के सहारे खड़े हुए थे ऊपर बरामदा में। ऐसी स्थिति में उनको पहली बार लेखक ने देखा था।
आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। गीत गाने दो मुझे, वेदना पीड़ा को रोकने के लिए। कवि ने गीत गाने की बात क्यों कही है? तो जब आदमी अवसाद, दुख, निराशा में होता है, संघर्ष करता है, तो गीत गाने से उस संघर्ष किया जा सकता है या हृदय की पीड़ा को भुलाया जा सकता है। इसलिए कवि गीत गाना चाहता है। हृदय के दुखों को कुछ कम करने के लिए गीत गाने की बात कह रहे हैं कवि। हिरानंद सच्चिदानंद वासना आगे केशवदास में किसी एक साहित्य की परिचित। तो आगे का लिख देना आप, आगे काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1911 में जन्म हुआ और 1987 में इनका निधन हुआ। तो ये है जो आगे की आप परिचय लिख सकते हैं। इनकी उपन्यास है शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, या वह रहेगा याद, और एक मुंदा शेष, उछली, आत्मन पत्री, शंकु, कोटरी की बात वगैरह कहानी संग्रह है। आंगन के पार द्वार का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला इस रचना पर। हरिघास क्षण भर ये। तो इस प्रकार विद्यार्थियों इनका आगे का कवि परिचय जरूर लिखें। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं, जनक हैं। आगे साझा लघु कथा का संदेश शब्दों में लिखिए। इसका संदेश ये है कि पूंजीपति और धनाढ़ी वर्ग के जो लोग होते हैं विद्यार्थियों, वो गरीब और मजदूर या कमज़ोर लोगों को झांसे में लेते हैं, साझा बना लेते हैं और फिर उनका शोषण करते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से बचना चाहिए, ये संदेश है। सत्य का दिखना ओझल होने से क्या तात्पर्य? इसका सीधा सा तात्पर्य यह है, और बहुत अच्छा किया उसने विद्यार्थियों, कि सत्य एक व्यक्ति का सत्य दूसरे का सत्य नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं सत्य कभी दिखता है कभी ओझल हो जाता है। यानी मैंने सत्य कहा तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति का वो सत्य हो, वो उसके लिए झूठ भी हो सकता है। इसलिए सत्य को धारण करने की दृढ़ प्रतिज्ञा करनी पड़ती है और उसको पकड़े रखने के लिए भी पीछा करना पड़ता है। जैसे युधिष्ठिर जी ने किया विदुर का जंगल के अंदर। चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी और ब्रजमोहन व्यास में से किसी एक साहित्यिक परिचय लिखिए। तो अथवा में जो भी प्रश्न आए उनमें से एक करना होता है। तो यहाँ पर चंद्र शर्मा गुलेरी का 1883-1952 जीवन काल, और इनका आपके 1886 से 1963 ब्रजमोहन व्यास जी का। तो दोनों का आप लिख सकते हैं। और चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी जी की महत्वपूर्ण एक कहानी 1911 में जो आई, उसने कहा था बुद्धू का कांटा वगैरह, मोरेशी, मोही कुंटा, ये है इनके। तो इनके बारे में आप लिख सकते हैं। ब्रजमोहन व्यास जी का इलाहाबाद में प्रसिद्ध संग्रहालय भी है। और जानकी हरणा कुमारदास करी थी, इस रचना का इन्होंने अनुवाद भी किया था। मेरा कथा चिट्ठा नाम से अपनी आत्मकथा भी लिखी ब्रजमोहन व्यास जी, जो अपने पाठ भी है। सूरदास की झोंपड़ी पाठ वर्तमान समय में कैसे उपयोगी है, प्रासंगिकता है इसकी क्या है, लिखिए। तो सूरदास की झोंपड़ी वर्तमान में ये पाठ हमें संदेश दे रहा है, ये संदेश दे रहा है कि पूंजी जोड़ने के लिए और शासन सत्ता में काबिज रहने के लिए वो किस प्रकार से सूरदास जैसे गरीब लोगों को सताते हैं, उनके घरों को जला देते हैं, और दलित और गरीब व्यक्ति फिर जो है वो दुखी रहता है, लेकिन फिर भी वो दुखी रहते हुए भी वो संघर्ष करता है, और संघर्ष करते हुए अपने आगे के जीवन के प्रति आशावान बना रहता है। यही इस पाठ का संदेश है, जैसे सूरदास जी ने किया। यूँ तो प्राय लोग घर छोड़कर कहीं नहीं जाते, प्रदेश जाते हैं, किंतु लौटते समय रूप सिंह को एक अजीब किस्म की लाज अपना तो झिझक क्यों गहने लगी। तो 3 प्रश्न है, तीनों के उत्तर देने। लाज इसलिए गहने लगी क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से गांव में आए थे, 11 वर्ष के बाद। और अपना तो इसीलिए क्योंकि वो गांव अपना था, सब कुछ वहीं बड़े हुए, पालन पोषण वहीं पर हुआ। झिझक इसीलिए कि उस गांव में इतने सालों के बाद भी विकास नहीं हुआ, सड़कें वगैरह नहीं थी। बिस्कोर की माटी की आत्मकथा में विश्वनाथ त्रिपाठी ने प्रकृति की शतरंगी छटा का मनोरम दृश्य चित्रण किया। तो विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा ये बिस्कोर की माटी जो पाठ है, उसमें बताया है किस प्रकार से कदम के फूल वगैरह, लौकी, तोरी की फसलें हैं, सांप बिच्छुओं के भयभीत दृश्य, और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा के रूप में बाढ़, ये सब चित्रण उन्होंने बढ़िया से ढंग से किया। धरती का तापमान गर्म क्यों हो रहा है, यूरोप अमेरिका की क्या भूमिका, टिप्पणी दी है। तो धरती का तापमान जो है वो गर्म इसीलिए हो रहा है क्योंकि कल कारखानों से अनेक प्रकार से विकसित देशों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अन्य गैसें छोड़ी जा रही है, जिससे धरती का तापमान बढ़ रहा है। और इसी वजह से जो है वो औद्योगिक सभ्यता के चपेट में आने से ये धरती का जो तापमान है वो बढ़ रहा है। तो ये पूरा वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें और बिना स्किप किए देखें। इसमें आपकी
2 खंड पूर्ण हो गए, 2 खंडों का बाद में वीडियो बनाया जाएगा अलग से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।